वेलकम बैक टू विरल क्लासेस। थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस, धारिता के बारे में। देखिए, जनरली जैसे एक बाल्टी में आप पानी स्टोर करते हैं, एक बाल्टी में जैसे आप पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, वैसे ही कहीं पर भी अभी समझाऊंगा कैसे चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, चार्ज को स्टोर करना क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक, जैसे पानी स्टोर किया जाता है बाल्टी में, वैसे ही कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करना क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक, अब इन फिजिकली या मैथमेटिकली इसे कैसे दिखाया जाता है? कैपेसिटेंस को दिखाया जाता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस आपका क्या है? रेशियो है Q अपॉन पोटेंशियल चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली। और वैसे क्या है? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? किसी भी चीज की, सब्सटेंस की, आपका क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाता है। और जो चीज आपके चार्ज को स्टोर करती है वो क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटर कहलाएगा। देखिए, आगे बात करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? याद रखिएगा, इसकी यूनिट होती है 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। तो 1 फैराडे इक्वल्स टू आपका क्या होता है? 1 कुलाम अपॉन वोल्ट। याद रखिएगा, 1 कुलाम अपॉन वोल्ट। और इसकी डायमेंशन क्या होती है कैपेसिटेंस की? याद रखिएगा, देखिए जनरली कैसे दिखाते हैं। 1 कूलाम के लिए आपका कितना हो जाएगा? देखिए, Q की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी? Q इक्वल्स टू आप क्या रख देंगे? Q ही रहने दीजिए, इसको समझिए। और V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? W अपॉन Q। तो यहां से देखिए Q ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन W। और आपको पता है कि आपका Q क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहां से करंट की डेफिनेशन से निकालूं तो I इक्वल्स टू आपके किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो होता है वो आपका क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो I इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? Q अपॉन T। तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू I इंटू T। तो Q की ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन W की जगह हम क्या पुट कर देते हैं? FD। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी FD। और मैं इसको इजी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम, ताकि हम इसकी डायमेंशन इजीली निकाल सके। और F इक्वल्स टू न्यूटन्स के सेकंड लॉ से ma। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप m टू द पावर -1, l टू द पावर -2, t टू द पावर 4, a टू द पावर 2। ये आपकी किसकी डायमेंशन हो जाएगी? आपकी कैपेसिटेंस की। ठीक है, ये आपकी हो गई कैपेसिटेंस की डायमेंशन। अब बात करते हैं कि 1 फैराडे जनरली हम यूज नहीं करते। याद रखिएगा, हम इसकी छोटी डायमेंशन को यूज करते हैं। अभी बताऊंगा कि इसकी छोटी डायमेंशन ही क्यों यूज की जाती है। देखिए, 1 फैराडे की छोटी डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी? देखिए, माइक्रो फैराडे। ठीक है, जैसे हम माइक्रो फैराडे यूज करते हैं, 1 माइक्रो फैराडे इक्वल्स टू कितना होता है? 10 टू द पावर -6 फैराडे। याद रखिएगा। और आपका पिको फैराडे, हम ये सब यूज करते हैं। ये क्यों यूज करते हैं? अब देखिए, आपको रीजन पता चलेगा। अगर हम बात करें कि कैपेसिटी ऑफ, अगर हम बात करते हैं किसकी, देखिए समझिएगा, कैपेसिटी ऑफ स्फीयर। ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर कह देते हैं, आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या होगा। हमको पता है कि V कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू कितना होता है? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपॉन आर। ठीक है, एक हम सर्कल खींच देते हैं, स्फेयर, सॉरी 3D ज्योमेट्री, इसमें 2D दिखेगी आपको। इसका पोटेंशियल हमने कह दिया, ये पॉजिटिव सर्कल मान लिया एक एग्जांपल। ठीक है, तो इसका जो V की डायमेंशन हो जाएगी ये बाहर के साइड हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक, और इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। अब हमको पता है कि V हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है। ठीक, अब C देखिए, यहाँ पे C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए एक Q से Q कट जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। C इक्वल टू, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, C में आप V की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन के आर। ठीक है, अगर मैं आर की वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए इतने पार्ट की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू जो होती है आपकी कितनी होती है, ये होती है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू होगा आपका, कितनी वैल्यू होती है आप सबको पता होगा, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू, अगर मैं R कह दूं, सबसे बड़ा स्फीयर जो हमारे पास है वो है हमारी अर्थ। तो अर्थ की जो डायमेंशन होती है हमारे पास, जो रेडियस होती है 10⁻⁶.4 मीटर में। ठीक है, जहां पे अप्रोक्सीमेटली इसको कह सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, 1 मिनट, 6400 किलोमीटर में, और इजी वे में लिख देता हूं 6400 किलोमीटर में। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹। हमें ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी नहीं है। देखिए जो इसकी यूनिट होगी, सिंपल पता चल रहा है, 10⁻, यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी, मैं ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, 4, वही जो मैंने लिखा था किलोमीटर में, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया था, किलोमीटर में वही हो जाएगा अपॉन 9, जो ये जो वैल्यू होगी ये 1 से भी लेस होगी, तो इंटू 10⁻⁻6। तो इसलिए देखिए 1 फैराडे एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई भी आप कैपेसिटर अर्थ में नहीं बना सकते जिसकी कैपेसिटी 1 फैराडे हो। तो इसलिए हम जनरली इसके बहुत छोटी यूनिट्स का यूज करते हैं, याद रखिएगा। इसलिए हम छोटी पिको फैराडे यूनिट्स के आपको कैपेसिटर्स जनरली मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आगे हम बात करते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर की। तो देखिए हमें पता है कि Q इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू वैल्यू होगी C1 V1। सिंपली अगर मैंने कह दिया उसमें चार्ज स्टोर होता है C1 और उसकी कैपेसिटेंस कितना है C1 और उसमें पोटेंशियल कितना है V1। तो dW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल dW इक्वल टू कितना होता है, V1 इंटू dQ। सबको पता है वर्क हमारा क्या होता है, इतना होता है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर दूं मैं Q की, नहीं यहाँ से V की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी, यहाँ से सिंपली आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C डॉट dQ। हमें यहाँ पे dW का इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहाँ से, 0 से Q चार्ज तक। तो ये कितना निकल जाएगा, टोटल वर्क। तो सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से Q तक, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन, देखिए 2 नीचे आ जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x टू पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है,
एक्स टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक, तो 0 से q तक। तो जो वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। ये हमारी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अब बात करेंगे इसी में, देखिए इसको बदल के हम डिफरेंट यूनिट से बदलते हैं। अगर हम पुट कर दें Q इक्वल्स टू CV, ठीक है, तो हमारे पास W कितना हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए हाफ C V स्क्वायर। अगर मैं पुट कर दूं C इक्वल्स टू क्यू वी, बस हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं सेम फॉर्मूले का यूज करके, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू वी। तो फॉर्मूले में ऐसा हो सकता है कि कहीं पे चार्ज और वोल्टेज गिवन हो, या कहीं पे कैपेसिटेंस और वोल्टेज हो, यहाँ पे कहीं पे चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन हो, तो आप डिफरेंट फॉर्मूलेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला शायद आया नहीं। देखिए W इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे C इक्वल्स टू क्यू वी रख दूं, तो अगेन बता रहा हूं, तो W इक्वल्स टू हाफ क्यू वी हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले फॉर्मूले की। देखिए अगर क्या हो, देखिए एक पर्टिकुलर हमारे पास सिस्टम है, समझिए मैंने एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया, एक दूसरा पर्टिकुलर सिस्टम बनाया, ठीक है। इस सिस्टम में कुछ चार्ज C1, कैपेसिटेंस C1 इसका है, और चार्ज इसमें Q1 स्टोर है, और इसका पोटेंशियल V1 है, और इसका क्या है ऐसी सिमिलरली इसमें Q2 चार्ज है, कैपेसिटेंस इसका C2 है, और पोटेंशियल इसका V2 है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होगा, तो समझिए अब हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए पहले वाले सिस्टम जब कनेक्ट नहीं है तब हम बात कर रहे हैं Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू C1 V1, ऐसे Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C2 V2। अब जब ये कनेक्ट होंगे तो देखिए इनका जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, जब कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, याद रखिएगा। तब क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अगर मैं बात करता हूं, अगर यहीं पे देखिए, यहां पे पहले देख लेते हैं, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। अब मैं बाद में बात करूं तो देखिए पोटेंशियल देखिए क्या होगा, बाद में दोनों का सेम हो जाएगा। कैपेसिटेंस अलग रहेगी, मतलब किसी चीज चार्ज को कंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो तो डिफरेंट होगी, बट जब दोनों का आपस में जोड़ दोगे तो V दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड नंबर पे जो चार्ज हो जाएगा बाद में कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू टोटल चार्ज हो जाएगा आपका V C1 प्लस C2। ठीक है, अब मुझे पता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूं, अगर सेम कर दूं तो क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V C1 प्लस C2। तो नया रिजल्ट कितना आ जाएगा, V इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे याद रखिएगा, अभी ये आगे यूज होगा। अगर मैं बात करता हूं बिफोर चार्ज और पहले के चार्ज और बाद के चार्ज में क्या रेशियो आएगा, तो कितना होगा, देखिए अगर मैं कह देता हूं पहले वाला चार्ज Q1 कह देते हैं और बाद वाले को Q2 कह देते हैं। ठीक है, तो Q1 अपॉन
Q2, ठीक है। टोटल रेशियो क्या होगा, चार्ज था Q1 हो गया, यहाँ पे चार्ज का रेशियो कितना आ जाएगा C1/C2, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कितना चार्ज आपका ट्रांसफर होगा, कितना चार्ज आपका ट्रांसफर होगा, सिंपली आप क्या करेंगे, डेल्टा Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर। अब ये कितना हो जाएगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू Q1 डैश माइनस Q1, ठीक है। बाद का चार्ज किसी उसमें कितना रहा, बाद में कितना स्टोर किया उसने खुद पे चार्ज किसी पर्टिकुलर चीज ने, और पहले उस पे चार्ज कितना स्टोर था। देखिए एक का चार्ज कम रहा होगा, एक का ज्यादा रहा होगा, तभी तो चार्ज एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव किया होगा, ठीक है। तो C1 V1 माइनस C1 V, तो यहां से हमको पता है, देखिए V की जो वैल्यू है, ऊपर जो हमने V की वैल्यू निकाली थी हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पुट करके सीधे बता रहा हूं आपको, C1 V1, देखिए C1 मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस C1 V प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा, देखिए C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये मैंने एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब बात करते हैं अगला, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में कितनी एनर्जी लॉस होगी, अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए पहले जो एनर्जी रही होगी, हमने पहले निकाल लिया एनर्जी का अपना डेरिवेशन, तो हमें पता है, तो टोटल हमारी जो एनर्जी होगी पहले U1 प्लस U2 इक्वल्स टू कितना रही होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और बाद में एनर्जी हमारी कितनी हो जाती होगी, U डैश हाफ C1 प्लस C2 V2 स्क्वायर। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, डेल्टा U निकालने के लिए सिंपली क्या कर देंगे, U माइनस U डैश। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका नया जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको आप खुद कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया है यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक। मेन पर्पस मेरा ये बताना है कि आई होप आज के लेक्चर की सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।